do like, share and subscribe. इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान से। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अज़रबैजान की सीमा के पास क्रैश हो गया। हादसे में ईरानी राष्ट्रपति की मौत हो गई। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पूरा ईरान शोक में है। हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। ईरानी राष्ट्रपति की अंतिम विदाई में लोग काले कपड़े पहनकर पहुंचे। लोगों के चेहरे पर उदासी और दुख साफ झलक रहा था। भारी हथियारों से लैस गार्ड भीड़ की निगरानी कर रहे थे। ईरान के अधिकारियों ने इस दौरान अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए भाषण दिया। इसके अलावा शोक संगीत बजाया और दिवंगत नेता के लिए प्रार्थना भी की। अमेरिका में बने बेल 212 हेलीकॉप्टर में वह यात्रा कर रहे थे, जो रविवार को क्रैश हो गया। सोमवार को क्रैश हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां समेत 7 अन्य लोग भी हादसे में मारे गए। कोहरे वाले तूफान के कारण बचाव दल घंटों बाद इसे खोज सका। मंगलवार की सुबह शोक मनाने वालों के ईरानी झंडे और रईसी की तस्वीरों को हाथ में लेकर चलते हुए देखा गया। अन्य लोग फिलिस्तीनी झंडा भी हाथ में लिए हुए थे, जो ईरान की ओर से हमास के समर्थन को दिखाता है। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के ताबूत एक ट्रक पर थे। इसे सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। जहाँ से यह ट्रक गुजर रहा था, उसके निवासी करीब आकर ताबूत को छू रहे थे। न्यूज़ एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान निवासी हस्ती अमीरी ने कहा है कि जब से हमने क्रैश की खबर सुनी, हम चिंतित थे। हम सिर्फ यही सोचते थे कि आखिर उनके साथ या हमारे देश के साथ क्या हुआ है। जब हमने उनके मौत की खबर सुनी तो टूट गए। एक अन्य निवासी ने कहा कि हमने एक शक्तिशाली नेता खो दिया है। ईरान में मंगलवार को सभी सरकारी दफ्तर और बिजनेस बंद रहे। इसके अलावा भारत में भी ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। रईसी को गुरुवार को उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। वहीं एक वीडियो आया है जिसमें एडम नाम का तुर्की का एक ब्लॉगर क्रैश साइट पर पहुंचा है। इसमें वो कहता है कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 3 हिस्सों में टूट गया। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जला हुआ था। उसने आशंका जताई कि शायद पायलट की जलने से मौत हुई। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जंगल में नीचे ढलान तक गहराई में है, जहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रविवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत के बाद देश में आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। देश में 28 जून को आकस्मिक राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएंगे। तेहरान में प्रेसिडेंसी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान तारीख की पुष्टि हुई है। बैठक में ईरान की कार्यकारी शाखा के प्रमुख मोहम्मद मोकबर, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ और न्यायपालिका प्रमुख गोलम हुसैन मोहसेनी एजेई शामिल हुए। पूर्वी अज़रबैजान प्रांत में हुए हादसे में राष्ट्रपति रईसी की दुखद मौत के बाद इन 3 दिग्गजों के बीच कुछ घंटों के भीतर दूसरी बैठक हुई। इस बीच खबर है कि रईसी की अंतिम विदाई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ के बुधवार को ईरान रवाना होने की संभावना है। रईसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे भारत में एक दिवसीय राजकीय शोक रखा गया है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। हादसे के कई घंटों बाद सोमवार को बचाव दल ने हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ निकाला था। हालांकि दुर्घटनास्थल पर रईसी के जिंदा होने के कोई संकेत नहीं मिले थे। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटनास्थल से मिलने की पुष्टि हो गई थी। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा है। ऐसे में उनकी मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान की सरकार की ओर से भी इसे लेकर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे। जब वह सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी का शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा है। वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने मोकबर को अंतरिम कार्यभार संभाला सौंपा। खामनेई ने बताया कि संविधान के 131 अनुच्छेद के अनुसार मोकबर को यह कार्यभार सौंपा गया है। मोहम्मद मोकबर को 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी के लिए न्यायिक प्रमुखों के साथ काम करना होगा। आइए हम बात करें चाइना की, जो BRI की वजह से कई जगह जो है बुनियादी ढांचा बना रहा है कई देशों में। श्रीलंका में सेंट्रल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ढहने के बाद चीन निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निर्माण गुणवत्ता फिर से चर्चा का विषय बन गई है। 35 मीटर लंबी बीम के अचानक ढहने से चिंता पैदा हो गई है। इस दुर्घटना से एक्सप्रेसवे के पूरे कदावथा, मिरीगामा खंड और चीनी कंपनियों द्वारा बनाई जा रही अन्य समान परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। बीम क्यों गिरी, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। श्रीलंकाई
अधिकारी ने बताया है कि 2 अन्य बीम खतरनाक स्थिति में थे। अब पूरे राजमार्ग खंड की गुणवत्ता की जांच करने की उम्मीद है, जो चीनी कंपनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (एमसीसी) द्वारा बनाया गया है। श्रीलंका में सड़क विकास प्राधिकरण के अनुसार खंभों के गिरने से 66 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि जांच में एक्सप्रेसवे का पूरा निर्मित हिस्सा घटिया गुणवत्ता का पाया गया, नुकसान अरबों में हो सकता है। इससे श्रीलंका और चीनी कंपनी एमसीसी के बीच जिम्मेदारी या नुकसान को लेकर टकराव होगा। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत श्रीलंका में बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्यों पर अपना दबदबा बना लिया है। श्रीलंका द्वारा एक्सिम बैंक से ऋण लेने के बाद से राजमार्ग का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पहले ही श्रीलंका में चिंताजनक रूप से उच्च निर्माण लागत पर चिंता व्यक्त की है, जो कि वैश्विक औसत से 3 गुना अधिक है। सेंट्रल एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बताया गया है। अब चीनी ठेकेदारों की देरी के कारण विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खर्च में और वृद्धि हुई है। विशेष रूप से श्रीलंका में चीनी दूतावास ने दावा किया है कि एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य से लगभग 1500 नौकरियां पैदा होंगी। चीन ने श्रीलंका में बनाई गई अन्य परियोजनाओं के लिए भी इसी तरह के दावे किए। हालांकि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। श्रीलंकाई निर्माण क्षेत्र में 60% का महत्वपूर्ण संकुचन हुआ है, जिसके कारण 5 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। बताया गया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अस्थिर चीनी ऋण के कारण श्रीलंका ऋण जाल में फंस गया है। BRI के नेतृत्व वाली हम्बनटोटा बंदरगाह और मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बुनियादी ढांचा गतिविधियों ने श्रीलंका को ऋण समस्या की ओर अग्रसर किया है। इसलिए कोलंबो राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जा सकता है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन अनुरोधों के बारे में चीन अभी भी अनिच्छुक है। खोजी पत्रकारिता रिपोर्टिका ने अपनी खोजी पर समाचार रिपोर्ट में पाया कि श्रीलंका में चीन द्वारा वित्त पोषित लगभग 71% परियोजनाओं की लागत में वृद्धि देखी गई, जबकि 50% खराब गुणवत्ता वाली थी। इसमें कहा गया है कि अधिकांश परियोजनाएं लागत में बढ़ोतरी से प्रभावित हुई हैं, जो इन पहलों में आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को उजागर करती है। विलंब ने परियोजनाओं के एक बेड़े को हिस्से को प्रभावित किया है, जो अपेक्षित समय सीमा को पूरा करने में असमर्थता का संकेत देता है। आइए अब हम बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने शाम 6:28 बजे आदेश सुनाना शुरू किया, जिसमें 22 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चला है कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिक्रिया गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी की। उच्च न्यायालय ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता, CBI और ED की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने अधीनस्थ अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अधीनस्थ अदालत ने अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः CBI और ED द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार तथा धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ED ने पिछले साल 9 मार्च को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इससे पहले कथित शराब घोटाले में सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।